राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू का ये जो 300वां एपिसोड है, हम उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज बेहद ख़ास मेहमान नसीरुद्दीन शाह के साथ, जो कि आपके पसंदीदा अभिनेता हैं और जिनका आपको बरसों से इंतज़ार था। नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह बीते 50 बरसों से एक्टिंग कर रहे हैं। नाटक, टेलीविज़न और सिनेमा में उन्होंने जितनी तरह की भूमिकाएं निभाई हैं, उनमें उनकी अभिनय क्षमता का पता मिलता है। अगर खान मराठा रियासत में घुस आया तो हम उसे वापस नहीं जाने देंगे। इसीलिए हमने जावली जाने का फैसला किया है। आप और शंभू राजे यहीं रहेंगे। बारिश सर पर है और जावली जंगल। खान हमें ढूंढता हुआ जावली के जंगल में घुसेगा और फंसेगा। कितने रुपया निकलते हैं? 15 रुपया काट लिए। 15 रुपया? हाँ। किस बात पे काटा? मेरे हाथ से कुछ गिर गया। तो क्या हुआ? अब उनका हक ना कोई देता नहीं है। उठ उठ। कोई साला हक नहीं देता, हक छीनना पड़ता है। खुदगर्ज पड़े पड़े हैं इस मुल्क में। एहसानुल्लाह, जीनत महल, सबके सब दगाबाज, और आप एक जुनून की गिरफ्त में आकर अपने आप को दगा दे रहे हैं। अरे ये फिरंगी, इन्होंने तो नादिर शाही जल्लादी को भी मात कर दिया। जुल्म और बेरहमी की इंतहा हो गई जावेद भाई। दिल्ली में हिंदुस्तानी सिपाहियों को तोपों के मुंह से बांध बांध कर उड़ाया गया है जावेद भाई। भीड़ तो देखी होगी ना आपने। भीड़ में से कोई एक शक्ल चुन लीजिए, मैं वो हूं। आई एम जस्ट द स्टूपिड कॉमन मैन वांटिंग टू क्लीन हिज हाउस। लिबास, इजाजत और मिर्जा गालिब बनाते हुए फिल्मकार और गीतकार गुलजार ने उन्हें एक रेयर एक्टर पाया। मेरा ख्याल है इस तरह के एक्टर बहुत रेयर है, बहुत कम है। कॉफी? हाँ, थैंक यू बोला। नहीं, मैं बना। सिट डाउन प्लीज। जब मदद की जरूरत पड़ेगी मैं मांग लूंगा। ये तो मेरे रोज का काम है। उतने बहुत बड़े कैलिबर का एक्टर है वो, जिसका नाम नसीर है, जिसे हम प्यार से नसीर ही कहते हैं। सांस लेना भी कैसी आदत है, जिए जाना भी क्या रवायत है। जिए जाते हैं, जिए जाते हैं, आदतें भी अजीब होती हैं। जब आप गालिब के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ नसीर का चेहरा, नसीर की शख्सियत, चेहरा भी नहीं कही, वो पूरी पर्सनैलिटी सामने आती है। और नसीर ने कमाल किया, जिस तरह से एम्बाइब किया, पूरा का पूरा अंदर समो गए गालिब। बहुत दूर दूर रहते हैं आप। वो कौन है जो हमें इस तरह खींच के अलग किए देता है? बेगम, तुम तो जानती हो मैं दिन रात किस दौड़ धूप में लगा रहता हूं। 100 पुश्त से है पेशाए आबा सिपाहगिरी, कुछ शायरी जरियाए इज्जत नहीं मुझे। करीब 200 फिल्मों में काम कर चुके नसीरुद्दीन शाह फिल्मों के अलावा टेलीविजन और थिएटर में भी बराबर काम करते रहते हैं। मोरान, vermin, abortion, mopian, sewer rat.
40 साल पहले जो मोटली ग्रुप उन्होंने बेंजामिन गिलानी और टॉम अल्टर के साथ मिलकर बनाया था, वो आज भी सक्रिय है। हिंदी के अलावा नसीरुद्दीन शाह दूसरी भारतीय भाषाओं की फिल्में उतने ही आत्मविश्वास से करते आए हैं। तुम्हें বসে না? কে আপনি? আপনি কি করে জানলেন আমার আসল নাম? বলুন। জানো কি ভাই, তোমার মা নয় ভাইজি, নাচনেওয়ালি। কিন্তু একটা ভাইজির সঙ্গে আপনার কি করে জান পেশান হলো? कुछ पाकिस्तानी फिल्मों में यादगार भूमिकाएं करने के अलावा नसीरुद्दीन शाह हॉलीवुड की फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। दाढ़ी इश्क का आगाज नहीं, इंतहा है बेटे। इश्क जब इंतहा को छूता है तो आशिक का जी चाहता है कि वो भी दिखने में अपने महबूब जैसा बन जाए। क्या वजह है बेटे कि इतने लंबी लंबी दाढ़ियों वाले 3-3, 4-4 हज किए हुए हाजी साहबान स्मगलिंग करते या झूठ बोलते आम नजर आते हैं? वजह यह है कि मुझ जैसे नासमझ आलिम सारा जोर दाढ़ी रखने और शलवार पहनने पर ही देते हैं। Young people. Man, what do you need to sleep so much for? You found out what time the flight is coming? Yeah, about 9 o'clock. So make sure you are there on time and take this car only, okay? Okay. And don't put on the AC when you're going to receive them. Only put it on when you have received them. And park this car somewhere else. Chill. And take off that stupid topi. नसीरुद्दीन शाह की संस्मरणों की एक किताब एंड देन वन डे नाम से आ चुकी है। अपने बेबाक बयानों और सीधी खरी बातों के लिए नसीरुद्दीन शाह को आज भी वैसा ही प्यार हासिल है जैसा इस सफ़र की शुरुआत में था। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अलावा नसीरुद्दीन शाह पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित हैं। बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया इरफान, आदाब। नसीर साहब, हमको बताइए, ब्रेख्त ने एक जगह अपनी एक कविता में कहा कि जिस जगह से मैं आ रहा हूँ वो जगह मुझे पसंद नहीं है, और जिस जगह मैं जा रहा हूँ वो जगह भी मुझे पसंद नहीं है। फिर भी मैं क्यों इतनी बेचैनी से ड्राइवर को पहिया बदलता हुआ देख रहा हूँ। अब अगर इस कैफियत को करियर के इस पड़ाव पर जब आप देखते हैं, तरह तरह के काम करते हुए, ख़ास तौर पर एक्टिंग के पेशे में, जी, कौन सी चीज़ है जो आपको हमेशा उस बेचैनी में रखती है जिस बेचैनी से ब्रेख्त ड्राइवर को पहिया बदलता हुआ देख रहे हैं? मेरे ख्याल से वो एक एक्सीलेंस की एक मेरी तृष्णा सा जैसी एक बात है, क्योंकि जिस पेशे में मैं हूँ उसमें परफेक्शन पा लेना नामुमकिन है। एक्टिंग के काम में परफेक्शन नहीं पाया जा सकता, क्योंकि हर रोज़ दुनिया बदल रही है, हर रोज़ इंसान भी बदल रहा है, हर रोज़ उसका किरदार भी बदल रहा है, उसकी शख्सियत बदल रही है, उसकी अक्ल बदल रही है, उसका बदन जिस्म बदल रहा है। तो किसी भी मकाम पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये एक परफेक्ट परफॉर्मेंस है। परफेक्ट स्कल्पचर हो सकता है, परफेक्ट पेंटिंग ज़रूर हो सकती है, परफेक्ट शायरी हो सकती है, परफेक्ट राइटिंग हो सकती है, प्रोज, परफेक्ट डांस भी शायद हो सकता है। परफेक्ट एक्टिंग नहीं हो सकती, क्योंकि एक्टिंग जो है वो इंसानी जज्बात से ताल्लुक़ रखती है, और वो तो हमेशा ही फ्लक्स में रहते हैं। तो मेरी तलाश है, शुरू में तो जिस जगह से मैं आ रहा था वो मुझे पसंद नहीं थी, इसलिए कि बचपन में मैं ज़रा शर्मीला किस्म, पहले तो ज़रा बदमाश सा था, फिर एकदम से कुछ मेरी पर्सनैलिटी में कुछ तब्दीली आई, मालूम नहीं क्यों, शायद बोर्डिंग स्कूल जाने की वजह से, और मैं अंदर ही अंदर अपने में लिपटता गया। दोस्त बहुत कम थे, माँ बाप से ज़्यादा मेरी खुलती नहीं थी। 2 भाई थे जो बड़े थे, तो उनसे तो कुछ लेना देना होता ही नहीं बोर्डिंग स्कूल में, जिस क्लास में
आप ना हो, और उस पर्सनैलिटी की कमी को जो मुझे महसूस होता था उसे शायद भरने की कोशिश में मैं एक्टिंग की तरफ खींचा। इत्तेफाक की बात यह भी कि बहुत सारी फिल्में और ड्रामे देखे बहुत छोटी उम्र में। मेरे वालिद साहब हालांकि फ़िल्मों के शौकीन नहीं थे, लेकिन हमें इजाज़त थी। जब हम बहुत छोटे थे, नैनीताल में वो डिप्टी कलेक्टर थे, किसी भी फिल्म थिएटर में हम जा सकते थे किसी भी वक्त। तो हो सकता है कई बार चपरासी हमें बिना इजाज़त के भी ले गया हो, लेकिन बहुत फिल्में देखी 3 या 4 साल की उम्र से ही। और मेरा जो 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 एम्बिशन था वो कभी भी हिंदुस्तानी फिल्मों की तरफ ज़्यादा नहीं था जितना कि हॉलीवुड की फिल्मों की तरफ फैसिनेशन था, क्योंकि जिस एक एक्सेलेंस के स्तर पे वो बनाई जाती थी, हमारी फिल्में उस स्तर को छू भी नहीं पाती। और अपने आप को पूरा करने के लिए मैंने अपने आप अकेले में जिन परफॉर्मेंसेस ने मुझे मुतासिर किया था उनकी नकल करने की कोशिश की। अपने आप से भागने की कोशिश थी वो। दरअसल हमारे उस स्कूल में नैनीताल में बहुत सारे ड्रामे हुआ करते थे जिसमें मुझे कभी मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था। मुझे मार्क बहुत कम आते थे पढ़ाई में, हमेशा मैं पीछे रहता था। जो दोनों भाई मेरे जो थे वो ज़रा तेज़ थे पढ़ाई में। ये बताया जाता था कि भाई बड़े होकर ये बनना है वो बनना है। मेरे दोनों भाइयों ने तय किया, जिसने एक में फ़ौज में गए, दूसरे इंजीनियर बने। मेरे वालिद मुझसे कहते रहे कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो मैं सोचता था मुझे तो डॉक्टर बनना है नहीं एक्टर बनना है, ये मैं किसी से कह नहीं सका जब तक मैं 15-16 साल का नहीं हुआ। तो अब भी कहीं पर अपनी पर्सनैलिटी में जो मुझे वैक्यूम्स दिखते हैं उनको भरने की कोशिश है एक्टिंग करके। भले ही वो त्रिदेव जैसी फिल्म में नाचने गाने वाला काम हो, या पार जैसी फिल्म में एक सच्चाई को पेश करने का काम हो, या जाने भी दो यारो जैसी मज़ाहिया फिल्म में। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अगर मेरी अपनी इनफरादियत से जुड़ सकती हैं तो मुझे एक मुकम्मल होने का एहसास होता है। तो आपने कहा कि परफेक्शन की कोई तलाश जी है। टैगोर अपनी निजी डायरियों में कहीं लिखते हैं कि ये जो क्लासिकियाना की जो ललक है, जो लालच है, जो उसकी इच्छा है, उसमें ही कोई खोट है। चीज़ों को एक डिसिप्लिन में चीज़ें कैसे की जानी चाहिए, उसका जो शास्त्र है उसमें बंध जाने से कहीं कोई क्रिएटिविटी रुकती है, ऐसा उनका मानना है। हो सकता है कि मैंने गलत समझा हो, लेकिन ये जो क्लासिकियाना एक से प्यार जो है वो स्पॉन्टेनिटी को और चीज़ें दूसरी तरह भी की जा सकती हैं, उनको शास्त्र में ना बांधकर। जब इस पर आप सोचते हैं तो आप कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं? क्लासिकियाना जो चीज़ें हैं वो भी तो सच्चाई से ही उपजी हैं ना। अब अगर आप एक मिसाल लें कि जिस चीज़ को ओवर एक्टिंग या अंडर एक्टिंग कहा जाता है हमारे पेशे में, ये बिल्कुल दोनों गलत टर्म्स हैं। ये इस्तेमाल ही नहीं किए जाने चाहिए। ओवर एक्टिंग के हिसाब से अगर आप कथकली देखें तो वो क्या है? उस हद की ओवर एक्टिंग तो मेरे ख्याल से किसी भी फिल्म में नहीं होती, ना होनी चाहिए। लेकिन इसीलिए इस तरह के डिस्टिंक्शंस जो हैं वो गलत हैं। और सच्चाई की तलाश जो है, मेरे ख्याल से हर तस्वीर बनाने वाला या मुसन्निफ या म्यूज़िशियन जिस सच्चाई से वाबस्ता है, मेरे ख्याल से उसी को पेश करने की कोशिश करता है। क्लासिसिज्म में फंसना एक इंटेलेक्चुअल तौर पे मेरे ख्याल से गलत है। उसके ओरिजिन्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए, और उसके ओरिजिन्स जो हैं
रियलिज्म नहीं मैं इस्तेमाल करूँगा वो लफ्ज़, लेकिन सच्चाई में ही हैं। वो वहाँ से किस तरह से डाइवर्स हुए हैं कि एक तरफ सिनेमा बना, एक तरफ शायरी बनी, एक तरफ कथकली जैसा फॉर्म बना, एक तरफ भरतनाट्यम बना, एक तरफ कथक बना। तो उन सब की जड़ें तो सच्चे बिहेवियर में ही हैं मेरे ख्याल से। तो सारा का सारा जुज़ वहीं आके अटकता है। और जहाँ तक एक्टर का काम है, उसमें जो लेखन की जो सच्चाई है उसको पेश करना एक्टर का काम होता है। ये मैं नहीं कह रहा कि रियलिज्म ही एक तरीका है एक्टिंग में, बिल्कुल नहीं। और कई सारे तरीक़े हैं, लेकिन जो उसका जो एसेंस है वो ये एक टेक्स्ट को, एक ख़याल को, या एक फ़लसफ़े को, या एक बिलीफ को, या एक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, को सुनने वाले तक पहुंचाना। और अगर आप क्लासिसिज्म की आड़ में ज़्यादा इंटेलेक्चुअलिज्म आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आप कामयाबी नहीं मिलेगी मेरे ख़्याल से। सच्चाई मेरे ख़्याल से इज़ द एसेंस। और जो ये बात कही जाती है ख़ास तौर पर स्टानिस्लावस्की और ब्रेख्त के तरीक़ों के, उनके रास्तों की जी, और उसमें भी अगर आप ब्रेसों के तरीक़े को ले लें तो वो कहते हैं कि आप ये जो अपीयरेंस है, स्टानिस्लावस्की के रास्ते का जो अपीयरेंस है, अपीयरेंस में आप कैरेक्टर को फ्रीज़ कर देते हैं, एक तरह से फेटिशाइजेशन ऑफ द कैरेक्टर। आप उसको कहते हैं दर्शक को कि इसे ऐसे ही देखो, इसको देखने का एक तरीका आप बता देते हैं। राइट। आपसे ये कहते हैं कि आप फैसला करो, आप को अपना जो जजमेंट है वो कायम रखना चाहिए। आप हमारी बात ना मानो, आप ख़ुद फैसला करो कि ये इस कैरेक्टर पर किस तरह की का जजमेंट किया जाना चाहिए। सिर्फ ऑडियंस ही नहीं, वो एक्टर भी उस कैरेक्टर पर अपनी राय जाहिर करता है। क्योंकि ब्रेश्त के नाटक जो थे वो इमोशनल नाटक नहीं थे, वो कहानी बाजी नहीं थी, वो प्रोपेगेंडा था, पैम्फलेटियरिंग थी। जब उनको अपनी बात डायरेक्टली पूरे ज़ोर के साथ ऑडियंस तक पहुंचानी थी। और जब मैं NSD में पढ़ रहा था और ब्रेश्त के नाटक हम लोग कर रहे थे, मेरी समझ में ये बात बिल्कुल नहीं आई कि कैसे एक कलाकार अपने आप को किरदार से अलग रख सकता है। क्योंकि मैं 20-21 साल का था, स्टानिस्लावस्की नया पढ़ा था, दिलीप कुमार साहब की पुरानी फिल्में देखी थी, अमेरिका के नए एक्टर जो आ रहे थे, डस्टिन हॉफमैन वगैरह, इनकी फिल्में बहुत मैं मुतासिर हुआ था उनसे। तो मैं पूरी तरह से उस मेथड वाली सच्चाई के उसमें बिल्कुल घिर गया था और समझता था कि ये किसी भी एक्टर को अपने काम करने के लिए ये किरदार बन जाना ज़रूरी है। कई साल तक मैं इस मुगालते में रहा। ब्रेश्त क्या कह रहे थे ये मुझे कई साल बाद समझ में आया, जब मैंने कहानियों को नाटक की शक्ल में करना शुरू किया। और कहानी में कई सारे पैसेजेस होते हैं जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, उन्हें भी इनैक्ट करना पड़ता है। तो एक जो किरदार क्या कह रहा है और लेखक क्या कह रहा है, अपने आप को अलग अलग रखना पड़ता है। वहाँ जाके तब मेरी बात समझ में आई और तब से ये जो मेरा बिलीफ था कि किरदार बन जाना ज़रूरी होता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। मुझे कतई विश्वास नहीं है इन बातों में अब कि आप किरदार में इतने डूब जाएं कि आप अपनी हस्ती को भूल जाएं। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा हो नहीं सकता। और जो कलाकार दावा करते हैं कि वो ऐसा करते हैं, वो गलत कह रहे हैं और उनकी कोशिश गलत है। क्योंकि आप अपनी ऑब्जेक्टिविटी नहीं खो सकते। कितना ही इमोशनल, भले ही मैं पार जैसी भूमिका कर रहा हूँ जिसमें मुझे अपने बदन को भी ढालना पड़ा उस किरदार के मुताबिक, अपनी सोच को भी ढालना पड़ा। अपने बचपन में जो मैंने चीज़ें देखी थी अपने नाना की ज़मींदारी के ज़माने में, जो उनके जो नौकर वग़ैरह हुआ करते थे, वो उन यादों को जगाना पड़ा। लेकिन फिर भी मैं एक किरदार पेश कर रहा था, इस बात का मुझे एहसास था। मैं वो किरदार बन नहीं गया था। लेकिन आप अपनी ही बात में
कहीं एक किसी कॉन्ट्रडिक्शन को ढूंढिए कि पार में उसको इस तरह से कन्विंसिंग ढंग से करने में ये जो आपकी क्लास पोजीशनिंग रही होगी उस वक्त, यानी कि जो आपका साइकोलॉजिकल इंटीरियर था उसका एक्सटीरियराइजेशन आप कहीं खड़े होकर ही कर रहे थे। चेहरे पर आने वाले भाव हों या आपकी शारीरिक चेष्टाएं, वो आपके किसी साइकोलॉजिकल इंटीरियर का ही मैनिफेस्टेशन है। आई वुड से कि वो उन मेमोरीज का मैनिफेस्टेशन है जो बचपन में घर कर गई थी। मैंने अपने नाना को देखा है नौकरों की पिटाई करते हुए, मैंने उन लोगों को देखा है उनके पास आके गिड़गिड़ाते हुए कि हमें ये हमारे लिए करवा दो या हमारे लिए वो करवा दो। तो वो दोनों ही सूरतें मैं देखता था। एक तरफ तो नाना जो कहीं मिर्च मसाला जैसे किरदारों में में मैनिफेस्ट हुए, और एक तरफ वो जो उनके मुलाजिम थे। उन दोनों के एटीट्यूड ने मुझ पर बहुत गहरा असर किया, और मैं तब से ही शायद रियाज कर रहा हूँ कि इस तरह का किरदार कैसे किया जा सकता है जो बहुत ही जालिम हो, और इस तरह का किरदार कैसे किया जा सकता है जो बहुत मजलूम हो। साइकोलॉजी को मैं इतना इम्पोर्टेंस उसमें नहीं दूंगा, क्योंकि कहीं पर मेरे अपने कोई वो टॉर्मेंट्स नहीं है इसको लेकर, लेकिन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एम्पैथी कि आप किसी और के दर्द को महसूस कर सकें या किसी और के दूसरे भी जज्बात को आप महसूस कर सकें। शायद कॉन्ट्रडिक्शन है इस बात में, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ नहीं है कि किरदार को पेश किया जा रहा था जिस बात से मैं पूरी तरह से वाकिफ़ था, मतलब चेतना में था कि भाई ये किरदार मैं बन नहीं गया हूँ। अगर मैं वो किरदार बन जाता तो फिर किसके काम रहता मैं? तो फिर तो जो मेरे मन में आया करता, फिर मैं वो किरदार की फ्रीडम ढूंढता। ये बिल्कुल फजूल की बात है किरदार बन जाना। आप अपने एंकर्स को नहीं छोड़ सकते, आप उन्हीं के सहारे तो उस किरदार को पेश करने की कोशिश करते हैं, आप वो किरदार बन नहीं जाते। अगर मुझे लग रहा है कि हमारे दर्शकों को ये बातचीत अगर कहीं थोड़ी भारी लग रही हो, और अभी आप हाल ही में एक भाषण के दौरान आपने कहा कि चीज़ों को हल्के फुल्के ढंग से और ह्यूमर का इस्तेमाल, ये बताइए कि कुछ चीज़ें जो आप के काम से सब लोग जानते हैं, थोड़ी सी चीज़ें आपके मेमोयर्स के ज़रिए जानते हैं। अब इस बताने के क्रम में बहुत कुछ छुपाना भी जारी रहता है। फिल्म ही अपने आप में इसी बनाने का नाम है कि आप जो दिखा रहे हैं उसके पीछे बहुत कुछ छुपाते हैं। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, एसिमिलेशन और चीज़ों को हटाना, इस पूरे कारोबार में क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप छुपा रहे हैं या कहना चाहते हैं? कही के बीच जो अनकही कुछ बातें रह गई हैं, उनको आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे इस मुलाकात में? अनकही बातें तो अनकही ही रहनी चाहिए, जिसको जितना समझना है, जुमलों के बीच में जितना कुछ पढ़ना है वो पढ़ लें। एक तो मसलन मेरे वालिद साहब के बारे में जो मैंने लिखा अपनी किताब में, तो मेरे भाई दो बड़े जो हैं, उनका दोनों का मेरे वालिद के साथ कहीं कोई मसला नहीं था। वो बहुत ही फरमाबरदार किस्म के बेटे थे, कोई बुरी आदतें नहीं थी, उन्हें कोई बदमाशियां नहीं की, और वालिद साहब के साथ उन्हें कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आया। मुझे बहुत आया। तो उन्होंने पढ़ के मुझसे कहा कि तुम तो ऐसा लगता है कि तुम बहुत नफ़रत करते थे उनसे। तो ये तो मैंने किताब में भी कन्फेस किया है कि एक ख़ास उम्र पर मुझे बहुत सख्त नफ़रत थी उनसे, और बेहद वहशत लगती थी उनकी हमेशा जब वो कहीं मौजूद होते थे। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, आपको लफ्ज़ों के दरमियान पढ़ना पड़ेगा। नफ़रत नहीं थी ये, और बल्कि ये बातें लिखते लिखते मुझे कहीं पर उनका नज़रिया समझ में आने लगा। तो कुछ कहीं पर छुटकारा मिला मुझे उस ऑपरेशन से, जो मुझे महसूस होता है जब भी मैं उनके बारे में सोचता हूँ कि कितना नामुकम्मल था हमारा रिश्ता, और
क्या कुछ हम दोनों ने खोया इस एक दूसरे के साथ बिला वजह की अदावत की वजह से। तो वो तो एक बात है जो मैं जाहिर है खुलकर नहीं कह सकता, और कई बातें हैं जो जिनका किसी से कोई वास्ता है नहीं, तो उनको कहने का मतलब नहीं था। क्योंकि आपने अपने बचपन में भी जो फिल्में देखी उनका उन फिल्मों से रिश्ता नहीं है जिनमें आपको बाद में काम करना था। ज़्यादातर फिल्में गैर हिंदी धारा की फिल्में थीं। हिंदी की भी देखी मैंने फिल्में, और यहीं पर मेरा जो टेस्ट है मेरे ख्याल से वो बनना शुरू हुआ, क्योंकि मैंने 3-4 साल की उम्र में उड़न खटोला भी देखी थी दिलीप साहब की, और विज़र्ड ऑफ ऑज नाम की हॉलीवुड की फिल्म भी देखी थी। दोनों ही जादुई किस्म की फिल्में थीं जिसमें लोग उड़ते भी हैं और गायब भी हो जाते हैं वगैरह वगैरह, और मुझे कहीं पर कोई मुकाबला नहीं लगा इन दोनों फिल्मों के एक्सेलेंस की क्वालिटी में। और दिलीप साहब की फिल्में ही हमें देखने की इजाज़त थी। शायद मेरे वालिद दिलीप साहब के मद्दाह थे। इंसानियत भी उनकी फिल्म देखी, आज़ाद भी उनकी फिल्म देखी थी उस दौर में। जब मैंने नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल और प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा और स्कारामूश जैसी भी फिल्में देखी, और उसी वक्त मुझे, अब ये शायद स्नॉबिश बात लगे, लेकिन जो स्तर था एक्सेलेंस का हॉलीवुड की फिल्मों में, वो मुझे हमारी फिल्मों में बिल्कुल नहीं दिखा। और ऐसा नहीं है कि मैं हॉलीवुड के जादू से अब भी घिरा हुआ, बिल्कुल नहीं। हॉलीवुड, और मैं हॉलीवुड में काम भी कर चुका हूँ, तो वो क्या कहते हैं, फैसिनेशन नहीं रहा मेरा हॉलीवुड से और ना उनकी फिल्मों से। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि एग्जीक्यूशन के तौर पे जो उन्होंने एक एक्सेलेंस का स्तर छुआ था, हमारी फिल्में आज तक भी वहाँ नहीं पहुँच सकी। और जब मैं सोचता था, अब जाहिर है 5-6 साल की उम्र में तो ख्याल नहीं आया था कि मैं एक्टर बनूंगा, लेकिन हर एक जो है वो फिल्म में देखी हुई लोगों की नकल ज़रूर करते हैं, तो नकल करता था मैं उनकी। हमारे भाई भी करते थे, हम सभी करते थे। ये तो बहुत देर में और धीरे धीरे उस स्कूल में, नैनीताल में, जहाँ ज़्यादातर अंग्रेज़ी फिल्में दिखाई गईं, मेरे जो एस्पिरेशंस थे वो हिंदुस्तानी एक्टरों की तरफ नहीं गए कभी भी। दिलीप साहब की बेहतरीन अदाकारी मुझे बाद में समझ में आई कि क्यों बेहतरीन थी, और फिर क्यों बेहतरीन नहीं रही, ये भी बात बहुत बाद में समझ में आई। उस ज़माने में एक कंप्लीट जादू था फिल्मों का, और कि मैं फिल्मों में कभी आऊँगा ये ख्याल भी नहीं आया था, वो तो बहुत बाद में आया। तो दोनों ही ज़बानों में मैंने फिल्में देखी, दोनों ही ज़बानें एक साथ बोलनी शुरू की। शायद इसीलिए दोनों ज़बानों में रवानी ज़्यादा है, अंग्रेज़ी में ज़्यादा, क्योंकि अंग्रेज़ी की ही तालीम मिली थी। उर्दू अब भी ज़रा मैं हिज्जे कर के मुझे पढ़नी पड़ती है लेकिन अब इस उम्र में कोशिश कर रहा हूँ उर्दू लिपि सीखने की, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है नई चीज़ें सीखनी ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर जब आपने इसी फिल्मी दुनिया में कदम रखा, जिस फिल्मी दुनिया में कभी शुरू में काम करने का कोई बहुत ज़्यादा ऐसा एस्पिरेशन नहीं था, लेकिन फिर बाद में हुआ, उसके जैसा कि आपने एक इंटरव्यू में भी कहा कि डायरेक्टर्स को कई बार ये मालूम नहीं होता कि वो चाहते क्या हैं एक्टर से, और वो बस फिर बोलते हैं कट कट कट, या फिर कहते हैं कि कुछ कर दो, कुछ कर दो। ये जो कुछ कर दो, आपने तो अपने वालिद से ये कहा कि भाई मैं तो एक्टर ही बनूंगा, मैं एक्टर बन जाऊंगा। उनको बड़ी परेशानी रही, वो बार बार पूछते रहे, लेकिन आप ये हमेशा कहते रहे। जबकि दूसरी तरफ आपके जो बड़े भाई लोग थे वो एक दूसरे प्रोफेशन को प्रोफेशनली परसू कर रहे थे। तब आपको ये अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि आखिरकार एक्टर डायरेक्टर के हाथ की कठपुतली है। तब आप अपना जो बेस्ट है उसके लिए, चलिए एक फिल्म तो आपने वो बनाई कि यूँ होता तो क्या होता। तो ये जो आपकी शिकायत है डायरेक्टर से, ये क्या दुनिया भर के एक्टरों को अपने डायरेक्टरों से है? ये नहीं, ये शिकायत नहीं है, ये रियलाइजेशन है। क्योंकि
जब इंसान एक्टर बनता है शुरू शुरू में तो उसे अपनी काबिलियत दिखाने के सिवा कोई वजह नहीं मालूम होती एक्टिंग करने की, जैसा कि मुझे भी नहीं मालूम थी। मैं सिर्फ ये चाहता था कि मैं शेखी बगारूं, लोग वाह वाह करें, लोग तालियां बजाएं। एक्टर का मकसद क्या है ये फिल्मों में कई साल काम करने के बाद समझ में आई बात मेरी, और ये समझना मैंने तब से शुरू किया जब डॉक्टर श्रीराम लागू, जिन्हें मैं हिंदुस्तान के बहुत ही महान नाटक थिएटर एक्टर्स में मानता हूँ, फिल्मों में उनको इतना अच्छा काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन थिएटर में मेरे ख्याल से उनसे बेहतरीन कलाकार मैंने देखा नहीं है हिंदुस्तान में या शायद दुनिया में भी। उनकी जो जीवनी आई जिसका नाम है लमाण, लमाण का मतलब होता है सामान ढोने वाला, और सडनली ये एक फ्लैश की तरह बात दिमाग में आई कि हाँ ये कितना सही डेफिनेशन है एक एक्टर के काम का, कि आपको अपने ख्यालात नहीं जाहिर करने हैं, आपकी बिलीफ्स इस बात से जाहिर होती हैं कि आप किस तरह का काम करते हैं, लेकिन जो आइडियाज़ आप कन्वे कर रहे हैं वो तो दूसरे के होते हैं, और उन आइडियाज़ को महफूज रख के, उनको मुकम्मल रख के और उनको साफ प्रिसाइज रख के सुनने वाले तक पहुंचाना आपका काम है। आपकी अपनी एक्टिंग जो है वो सेकेंडरी चीज़ है। ये ज़रूर है कि आपको वो सारे हुनर सीखने पड़ेंगे जो कि कम्युनिकेशन में काम आते हैं, लेकिन अपना हुनर दिखाना एक्टर का मकसद नहीं है। ये बात जब मेरी समझ में आने लगी तो बेचैनी होने के बजाय मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई कि हाँ, इसका मतलब ये कि एक्टिंग में कोई संजीदा मकसद भी है। सिर्फ ये नहीं कि मैं डायलॉग बोल रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, अपनी आई एम परेडिंग माई सेल्फ, उसके आगे भी एक मकसद है। और यही मैं सारे नौजवान एक्टरों को जिनके साथ मैं काम करता हूँ उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये बात कभी नहीं कहनी चाहिए कि मेरा कैरेक्टर ये काम नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकता है, अगर उस काम को करने से ये बात कन्वे होती है। तो मेरे कैरेक्टर में ये बात कंसिस्टेंट नहीं है, ये कहीं पर ये आर्गुमेंट फिट नहीं होता मेरे हिसाब से, और एक्टरों को ये बात निगलने में ज़रा तकलीफ़ होती है, क्योंकि दुनिया भर एक्टरों को सराहती है, दुनिया भर हमें चाहती है, हमसे मोहब्बत, हमसे हमारे फ़ोटो मांगती है, ये करती है वो करती है। तो हम जो हैं इस काम का मरकज़ नहीं हैं, ये बात निगलने में ज़रा एक्टरों को तकलीफ़ होती है। नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक्टिंग का काम तो शुरू ही हुआ था कम्युनिकेशन के मकसद से, मनोरंजन करने के मकसद से नहीं। और तब इस कम्युनिकेशन के काम में रहते हुए एक एक्टर, एक टाइम ऐसा आता है जब उस अपने आप को कुछ आउट ऑफ द प्रोपोर्शन इम्पोर्टेंस देने लग जाता है, और एक तरफ तो वो जो इंडस्ट्रियल सिनेमा है उसके जो स्टार्स हैं उनकी फ़ीसों का प्रोपोर्शन देखिए, उनके टेंट्रम्स देखिए। आखिरकार आप एक कलाकार हैं, अपनी कला के ज़रिए आप एक बात को कम्युनिकेट कर रहे हैं, जबकि हो क्या रहा है कि आप एक पूंजी या कमोडिटी। अब अगर आप कमोडिटी बन ही गए हैं तो फिर तो ये सारी बातें आपके लिए बेमानी हैं। किरदार की सच्चाई और बात कम्युनिकेट करना वगैरह, क्योंकि फिर तो एक स्टार को लेकर तो सारे प्रोजेक्ट का मकसद ही ये होता है उस स्टार को पेश करना। और कैसे इन लोगों को जो कुर्सी पर बैठने के करोड़ों रुपए लेते हैं ये ख्याल नहीं आता कि वो जो आदमी वहाँ पे चढ़ा हुआ है लाइट लिए हुए, एक धोती पहने हुए, और जिस पानी के लिए भी कोई नहीं पूछता, टेक्नीशियंस की मैं बात कर रहा हूँ, जो लाइटें ढोते हैं, उठा के वहाँ तक ले जाते हैं, फिर नीचे लाते हैं, जो सबसे पहले पहुँचते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। आपको इस मखमल की कुर्सी पर बैठने के कितने पैसे मिल रहे हैं और उसको उस परात पर बैठने के कितने पैसे मिल रहे हैं, ये ख्याल उन्हें कैसे नहीं आता मुझे नहीं मालूम, और उनको सताता कैसे नहीं है। शायद इसलिए कि उन्हें मालूम है कि वो एक कमोडिटी हैं, उन्हीं को बेचा जा रहा है। वो कोई ऑडियंस तक बात पहुंचाने का जरिया नहीं है, वो खुद ही वो कमोडिटी हैं।
तो उन्हें दोष देना शायद गलत है, क्योंकि उनके होने का मकसद ही ये है। लेकिन गुस्सा ज़रूर आता है ये सब बातें देखकर, और हमेशा से ही आता रहा है मुझे। पहली 3-4 फिल्में जो मैंने की वो सब लोकेशन पे बनी थी। श्याम साहब की फिल्में, गिरीश कर्नाड की फिल्म वगैरह, जिनमें पूरा यूनिट तंबुओं में रहता था एक साथ। इतना फ़र्क था नहीं, सब लोग साथ में खाना खाते थे। जब बम्बई आकर मैंने इन नाच गाने की फिल्मों में काम करना शुरू किया, तब ये बात मुझे चुभनी शुरू हुई, और अब तक चुभती है। यहाँ से अब हम बात थोड़ा सा मोड़ेंगे। अब ये बताइए कि बचपन में जिन नाकामियों, आप 9वीं या 8वीं दर्जा में फेल हुए, 2 बार फेल हुए जी। ये जो नाकामियों से जो डर है पेरेंट्स का कि फेल हो रहा है, जबकि ये शायद तलाशने की ज़रूरत है कि उसके और जो दूसरे ट्रेड्स क्या हैं उसके अंदर। आप जब अपने बचपन को इस फेल्योर के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तब इस एजुकेशन सिस्टम, पेरेंटिंग, कंट्रोल करना, ये सब पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं? नाकामी माँ बाप को बच्चे की इसलिए सताती है कि उन्हें फ़िक्र होती है कि ये भूखा मरेगा। मिडिल क्लास के लोगों को ये ज़्यादा इस बात की फ़िक्र होती है जो लोग नौकरियां करते हैं। हमारे ख़ानदान में एक अजीब मिश्रण था, नवाबी का भी और मिडिल क्लास पने का भी। क्योंकि मेरे परदादा जो थे वो अफ़गानिस्तान से आए थे 1857 में, वो अंग्रेज़ों के लिए लड़े, तो उन्हें नवाब का लक़ब दिया गया और ज़मीनें वगैरह दी गई, जायदाद दी गई। धीरे धीरे पुश्त दर पुश्त वो ज़मीनें इधर उधर होती गईं। मेरे वालिद का जब तक वक्त आया वो नौकरी करते थे प्रोविंशियल सिविल सर्विस में। ज़मीन उनके पास थी नहीं, उनके वालिद के पास भी नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं उस नवाबी माहौल का असर उनके दिमाग पर भी ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि उस वक्त भी हमारे ख़ानदान में, सरधने में जहाँ का मैं हूँ, हमारे ख़ानदान का एक शख्स था जो रिक्शा चलाता था और जो नवाब साहब कहलाता था। अरे नवाब साहब रिक्शा चलाना कितने पैसे लोगे? ये मतलब मैं आपको बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ। तो कहीं मेरे वालिद को बेहद फिक्र थी कि कहीं ये नवाबी का खून ज़्यादा तो नहीं आ गया इस बच्चे में और कहीं ये रिक्शा तो नहीं चलाएगा सरदने में किसी दिन। पढ़ता है नहीं दिन भर क्रिकेट खेलता रहता है, जब देखो भाग के पिक्चर देखने चला जाता है। तो उन्हें बेहद फिक्र थी, और उन्हें फिक्र थी कि मैं क्रिकेटर बनना चाहूँगा, और क्रिकेटर बनना उस वक्त उतना ही नामुमकिन था। अब भी खैर बड़ा मुश्किल है, लेकिन उस वक्त तो सिर्फ 11 लोग चुने जाते थे पूरे इस करोड़ों के मुल्क में से। मैंने सोचा एक्टर बनना ज़्यादा आसान है, एक्टर तो बहुत सारे हैं क्रिकेटर सिर्फ 11 हैं। और मेरे वालिद को बड़ा सुकून हुआ जब मेरा क्रिकेट का जुनून जो था वो उतरा। उन्हें नहीं मालूम था कि साथ साथ फिल्मों का जुनून भी चढ़ चुका था मुझ पे। और जिस स्कूल में मैं था, 2 बड़े भाई थे जैसा कि मैंने आपको बताया, जो एक पढ़ाई में बहुत तेज़ थे, दूसरे खेल कूद में चैम्पियन थे। मैं बेवकूफ़ था तीनों में, किसी काम में अच्छा नहीं था। ड्रामे होते थे स्कूल में, कभी मुझे मौका नहीं मिला। मेरे दोनों भाइयों को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला, अब मुझे कभी मौका तक नहीं मिला। तो बहुत आग लगती थी मुझे कि मुझे मौका क्यों नहीं मिलता। ये जो लोग कर रहे हैं स्टेज पर काम, मैं इनसे अच्छा कर सकता हूँ, मेरा तलफ़ुज़ इनसे अच्छा है, मेरी आवाज़ इनसे अच्छी है। मैं क्योंकि अपने आप में नकल करता था जिन एक्टरों को मैंने देखा था फिल्मों में, स्पेंसर ट्रेसी साहब की या दिलीप कुमार साहब की, या विलन्स की ज़्यादा मैं नकल करता था, प्राण साहब की और जीवन वगैरह की। और शायद ये बात जिम्मेदार है कि इस कदर मुझे इस काम से मतलब पैशनेट लगाओ इसलिए है, अभी तक है। क्योंकि जब फाइनली वो स्कूल मैंने छोड़ा और दूसरे स्कूल में आया, अजमेर शरीफ में, जहाँ मेरे वालिद नाजिम थे दरगाह शरीफ के, तब मैंने खुद इनिशिएटिव लेके एक ड्रामा किया, और वो मेरे लिए एक रिलीज़ का दिन था। और इसीलिए मैं थिएटर का जो कर्ज़ है मैं उतार नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने आप को ढूंढ पाया थिएटर के ज़रिए। उस दिन जब मैं स्टेज पर था 14 साल की उम्र में, मुझे लगा कि ये यहाँ तो मैं ज़िंदगी भर रहने वाला हूँ, इसमें कोई मुझे डाउट नहीं है। तो शायद उस पहले रिजेक्शन ने मुझ में आग भड़काई कि मुझे ये काम करना ही है।
और अगर करना है तो सीखना है। ये भी मुझे एहसास था, क्योंकि मेरे दोनों बड़े भाई पढ़ रहे थे, एक फ़ौज के लिए, एक इंजीनियरिंग के लिए। मेरे क्लासमेट्स भी तैयारी कर रहे थे कि जो उन्हें करना था। मैंने सोचा मैं क्यों नहीं कर सकता, लेकिन किससे नसीहत लेता, किससे राय मांगता। जो कुछ मुझे सही लगा वो मैं करता रहा। ज़िंदगी में जो कुछ दिखता था वो मैं जज्ब करता रहा। हमेशा मुझे ज़िंदगी में लोग एक दूसरे से कैसे पेश आते हैं सबसे दिलचस्प बात लगी है। अब भी मुझे ये बातें चुपके से बैठकर देखने में, अब तो खैर पहले जब मैं ट्रेन वगैरह में सफ़र करता था तब तो बहुत मौके थे, अब ज़रा दूर से देखना पड़ता है। लेकिन फिर भी ह्यूमन बिहेवियर जो कि रोज़ बदलता रहता है, इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि परफेक्ट परफॉर्मेंस जैसी कोई चीज़ नहीं हो सकती। उसी को मैं जज्ब करता रहा और वही मेरे काम आया। और डॉक्टर लागू का ही एक स्टेटमेंट था कि कहीं और किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि आई एम अ बाथरूम एक्टर। जैसे बाथरूम सिंगर्स होते हैं वैसे उन्होंने अपने आप को बाथरूम एक्टर, बिल्कुल सच्ची बात है। क्योंकि जब आप अकेले हों तब जैसी एक्टिंग आप कर पाते हो वैसी अगर आप कैमरा के सामने कर पाओ या ऑडियंस के सामने कर पाओ तब कहीं पहुंच गए हो, ऐसा आप सोच सकते हो। एक्टिंग के जो शुरुआती गुर हैं वो आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के में रहते उससे हुए बहुत पहले अपने ख़ानदान के लोगों को देख के सीखे। हमारे 4 मामू थे, अम्मी के भाई, चारों लहीम शहीम, खूबसूरत, खूब रूह इंसान, लंबे चौड़े तलंगे, शिकार के शौकीन, और बहुत ही मतलब उनकी आप तस्वीर देखें हॉलीवुड के वो हीरो लगते थे। और उनको एक सबसे बड़े जो थे आगा मोहिउद्दीन शाह साहब, जो पुलिस में थे और जो आईजी वगैरह थे, यूपी के डाकू मार कहलाते थे। जहाँ डाकुओं का ख़तरा होता था उन्हें भेज दिया जाता था, सब डाकुओं का सफाया कर देते थे। और 2 छोटे भाई जो थे वो भी बड़े लंबे चौड़े खूबसूरत थे, लेकिन जब वो एक साथ होते तो आगा मोहिउद्दीन शाह अलग ही दिखाई देते और ये दोनों अगर आप उनको अलग देखते तो बहुत इंप्रेसिव थे, लेकिन उनके सामने वो कुछ छोटे से लगते थे। और कहीं मुझे लगा कि नहीं, ये सिर्फ एक कॉन्फिडेंस की बात है। और उनके एग्जाम्पल्स को मैं अक्सर यूज़ करता हूँ कि कैसे एक सर्कमस्टांसेस को देखते हुए इंसान की शख्सियत ही कैसे बदल जाती है। अपने आप को भी ऑब्ज़र्व करता रहा मैं कि जब मैं याद करता हूँ जब मैं पहली बार किसी 5 स्टार होटल में गया था तब मेरी शख्सियत क्या हो गई थी, और जब मैं घर पे अपने हॉस्टल पे था तब मेरी शख्सियत क्या हुआ करती थी। ये सारे अपने एस्पेक्ट्स को पहचानना ये तो बचपन से ही चलता रहा है, क्योंकि इतनी सारी दिलचस्प हस्तियाँ थीं। नाना थे, बहुत ही ज़बरदस्त हस्ती थे। नानी थी जो अंधा होने का नाटक करती थी, क्योंकि उनकी एक बहन थी जो वाकई में नाबीना थी, तो सिबलिंग राइवलरी उनकी 70 साल की उम्र में जाके जागी। और जैसा कि मैंने कहा, एक हमारी थे हमारे दूर के फुप्पीज़ाद भाई जो रिक्शा चलाते थे। एक हमारी रिश्ते की फुप्पी थी जो भीख मांगती थी, सरदने की बस पंटोटी पर बुर्का पहन के। तो ये सारे बिगड़े नवाबों की मिसालें थीं। इन सब को भी मैंने देखा है और ये सब कहीं ना कहीं मेरे बहुत काम आए हैं। जब भवनी भवाई में जैसे वो उस पागल बादशाह का रोल करना पड़ा, या उस जालिम सूबेदार का रोल करना पड़ा, या स्पर्श में उस नाबीने इंसान का रोल करना पड़ा, मैं अपनी नानी को याद करता हूँ। तो सारे सबक तो वहीं से मिलने शुरू हुए। ड्रामा स्कूल वगैरह में आके कहीं एक सिस्टम होता है एक्टिंग में, इस बात का एहसास हुआ। हालांकि आप कह रहे हैं कि वो बिगड़े नवाब, मेरा ख्याल है कि ये कहना उनके साथ ज़्यादती होगी। ख़ुद मेरी भी जो फोरफादर्स में ये हालात मैंने भी देखे कि कोई रिश्ते के फूफी के बेटे को नाली में पड़ा हुआ पाया जिसके कान में कीड़े पड़ गए। ये नवाबों का ख़ानदान था। ज़मींदारी उन्मूलन एबोल्यूशन के बाद ये शायद हालात पैदा हुए होंगे कि जब लोगों को के पास
ज़्यादा वैलिड रोज़गार के ज़रिए नहीं रह गए। और उन्हें कल की खबर नहीं थी, फॉरसाइट ज़रा भी नहीं थी उनमें। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये दिन हमेशा नहीं रहेंगे, और एकदम से वो दिन चले गए। कब चले गए और मुफलिसी कब आ गई उन्हें पता भी नहीं चला। बिल्कुल। मेरे नाना, उस ज़माने में 3 बसें थीं जो मेरठ से सरदना चलती थीं, तीनों मेरे नाना की थीं जी। मेरठ सरदना रोडवेज़ बना लेने का मौका था, वो उन्होंने गंवा दिया। जो ज़मीनें थीं वो पहले तो टुकड़े टुकड़े बंट गईं और फिर बिक गईं। नौबत ये कि आज कोई भी ज़मीन है नहीं हमारे नाम सरदने में, हमारे ख़ानदान के नाम भी नहीं है, सब की सब बिक गई। कल का ख्याल नहीं आया उन्हें लगा कि ये दिन कभी ख़त्म नहीं होंगे। जिस तरह के कई हमारे पुराने फिल्म स्टार्स को भी ऐसा लगा था, जो कभी बंगलों में रहते थे पाली हिल में, बिल्कुल, और जो बेचारे मरे झुग्गियों में जाकर। खैर, हम इस पे आते हैं कि जब अलकाज़ी साहब के साथ जब आपकी ट्रेनिंग शुरू हुई, ख़ुद अलकाज़ी साहब राडा से पढ़ कर आए थे और एक ख़ास अर्बन थिएटर का उनका पूरा अप्रोच रहा, और आप भी अर्बन जिसे कहते हैं कि लालन पालन ब्रॉटअप में, बिल्कुल, जबकि थिएटर में या सिनेमा में आपके सामने बहुत तरह की ज़रूरतें आ जाती हैं। ये जो ट्रेडिशनल थिएटर है, ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन का हम लोगों का ईडियम है, उसको कहीं इस ट्रेनिंग में छोड़ दिया गया, जो कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और यही वजह है मेरे ख़्याल से कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को अब मेरे ख्याल से 51 साल हो गए हैं, ज़्यादा। 50 साल पहले तो मैं वहाँ गया था, उससे पहले भी मेरे ख्याल से 15 साल तक वो मौजूद था। एक किसी तरह का इंडिजिनस थिएटर हम लोग इजाद नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमने अपने ट्रेडिशंस की कोई कदर नहीं की है। एक हबीब तनवीर साहब थे जो कोशिश कर रहे थे इस तरह की, पर वो भी जब से गुज़रे उनके बाद उनकी सारी तितर बितर हो गया उनका ग्रुप, जो बहुत ही बेहतरीन काम करता था। अलकाज़ी साहब मगरबी थिएटर से मुतासिर थे, उसी तरह का थिएटर करना चाहते थे। अब उसमें अच्छी बात ये थी कि अनुशासन और सोफिस्टिकेशन और क्या कहते हैं, एक टेस्ट उन्होंने बख्शा हिंदुस्तानी थिएटर को। लेकिन थिएटर करने का उनका अंदाज़ बिल्कुल मगरबी किस्म का था। अगर वो तुगलक या अंधा युग जैसा ड्रामा भी करते थे तो वो पेश किया जाता था जिस तरह से इंग्लैंड में पेश किया जाएगा, बहुत ही धूम धड़ाके के साथ, बहुत बड़े पैमाने पर। साथ साथ सत्यदेव दुबे भी थे जो वही नाटक करते थे अक्सर जो अलकाज़ी साहब कर चुके हैं, बहुत ही सादे स्तर पे। पैसे थे नहीं दुबे जी के पास, तो वो किसी तरह का धूम धड़ाका करने में यकीन नहीं करते थे। उनकी पेशकश ज़्यादा असरदार हुआ करती थी अक्सर अलकाज़ी साहब से भी। और मतलब सोचने वाली बात है कि अगर दुबे को अलकाज़ी की जगह ड्रामा स्कूल का पहला डायरेक्टर बनाया जाता तो क्या होता। कुछ दिलचस्प बात ज़रूर निकल के आती। अलकाज़ी साहब का हुआ ये कि उनके अपनी शख्सियत से चकाचौंध हो गए जितने उनके शागिर्द थे, और उनके स्तर तक पहुंचने की सोची भी नहीं किसी ने। उनका एग्जाम्पल फॉलो करने की कोशिश नहीं की किसी ने, उनकी नकल करने की कोशिश की। उनका एग्जाम्पल से मेरा मतलब है जितनी मेहनत वो करते थे, जितनी रिसर्च वो करते थे, जिस कदर वो सख्ती से रिहर्सल कंडक्ट करते थे, और जिस तरह की मतलब हमें एहसास दिलाया इस बात का कि तुम एक्टर लोग जो हो, तुम्हारी सारी शेखी जिस कारपेंटर ने मेरा सेट बनाया है उसके पसीने के एक बूंद के बराबर भी नहीं है। इस तरह की बातें वो कहते थे हमसे। लेकिन था ये क्या कहते हैं, एग्जाम्पल नहीं सेट कर पाए इस बात का, क्योंकि अगर वो वेस्टर्न थिएटर, अंग्रेज़ी नेशनल थिएटर, ओल्ड विक वगैरह की बजाय हमारे महाभारत की कथन से वाकिफ़ होते, या दास्तानगोई से वाकिफ़ होते, या रामलीला से वाकिफ़ होते, शायद उस तरह का कोई असर वो हम पर डालते और हिंदी थिएटर पर छोड़ते, जो कि नहीं हुआ। बिल्कुल ही
पश्चिमी किस्म की ट्रेनिंग रही है। और एक अजीब बात के और एक गलती थी मेरे ख्याल से एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बनाने की, जिसमें कोई केरला से आया है, कोई मणिपुर से आया है, कोई आसाम से आया है, कोई श्रीलंका से आया है, कोई बांग्लादेश से आया है। अब वहाँ आके आप उसको ख और ग सिखा रहे हो और आप उससे कह रहे हो कि साफ हिंदी बोलो। भाई वो क्यों बोले? उसे तो वापस जाकर अपनी ज़बान में काम करना है। रीजनल स्कूल्स बनने चाहिए थे एक इस नेशनल स्कूल बनने की बजाय। मुश्किल ये होती कि हर एक रीजनल स्कूल में इतना ब्रिलियंट हेड कहाँ से हम ढूंढते, लेकिन ढूंढने से मिल ही जाता है खुदा भी, क्योंकि बंगाल में भी लोग बहुत थे, कन्नड़ा में भी थे, महाराष्ट्र में तो थे ही, गुजरात में भी थे, तमिल में भी थे। अगर वो रीजनल स्कूल्स पर इतना ही जोर दिया जाता जितना उस एक हिंदुस्तानी की ज़बान के स्कूल को दिया गया, शायद थिएटर की शक्ल कुछ अलग होती आज। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। फिर मुझे याद आती है आपकी कोई बात जो कोई करीब 20-30 साल पुरानी, कोई आपका बयान इसी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से सीखे हुए एक्टर्स के बारे में कि दे आर जंपिंग मंकीज़, कुछ ऐसा। तो ये सब ये क्या होता है? शायद ये आप खुद ही देखते हैं अपने ही आसपास, उसको रीअसेस करते हैं, उस पर एक क्रिटिकल होते हैं ताकि वो बेहतर हों। चीज़ें जहाँ जाकर अटक गई हैं, फंस गई हैं, उनकी बेहतरी के लिए ही आप शायद इस तरह की तीखी बातें कहते हैं। लेकिन कभी आपने ये भी गौर किया कि एक ख़ास तरह का, मैं बाकी चीज़ों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपकी स्पीच के बारे में जानना चाहता हूँ कि स्पीच में भी आपने अपनी बनाई हुई एक स्पीच का जो स्टाइल है उसके फंदे में कहीं आप फंसे हुए हैं, जैसे कि मनोहर सिंह के बोलने का एक तरीक़ा है, जैसे कि सत्यदेव दुबे के बोलने का एक तरीक़ा था, जिसको पवन मल्होत्रा ने पिछले हफ्ते हमसे कहा कि ऐसा तो नहीं होता कि हर कोई बिल्कुल टेल पर जाकर, टेल ड्रॉप होती ही है, हमेशा आप चबा चबा कर आखिर तक के वाक्य को हैं तक जाकर, ऐसे तो कोई इंसान बोलता नहीं। नसीर साहब क्यों बोलते हैं ऐसे? मुझे शायद इसलिए कि ये ज़बान जिसमें बहुत सारे नाटक हुए, उर्दू यानी कि वो पहली ज़बान थी जो मैंने बोलनी सीखी, और उस ज़बान को बोलने का उतार चढ़ाव, उसका लहजा, उसमें किस बात पे ज़ोर दिया जाता है वगैरह, वो मैं बचपन से ही सुनता आया हूँ। और कहीं पर मेरी सुनने की हिस्स ज़्यादा तेज़ है और दूसरी सेंसेस से। मुझे अब भी वो कोई आवाज़ जो मैंने 50 साल पहले सुनी है और किस तरह से कही गई, मैं अब भी रिक्रिएट कर सकता हूँ। मुझे अब भी क्लियरली याद है, उस आवाज़ की ग्रेन्स तक मुझे याद हैं। शायद इन एक्टरों में ये बातें नहीं थीं, क्योंकि फ्रैंकली मुझे एनएसडी के एक्टरों की स्पीच बहुत ही नकली लगती है। एक आध एक्टर को छोड़ के, इरफान खान एक नाम जहन में सबसे पहले आता है, लेकिन अदरवाइज ज़्यादातर अगर आप देखें एक रिकग्नाइजेबल मैनर होता है एनएसडी के एक्टरों का, बोलने का, खड़े होने का, चलने का, मुड़ने का, जो कि सच्चाई से जिसका कोई वास्ता नहीं होता, जो उनके ख्याल से इफ़ेक्टिव होता है स्टेज पर। वो भी एक गलतफहमी है, क्योंकि जो आप मनोहर का आपने नाम लिया, तो अब खैर अलकाजी साहब को वो बेहद पसंद थे, क्योंकि वो बहुत ही फरमाबरदार किस्म के एक्टर थे। वो कहना मानते थे, कहीं कोई अपना आइडिया नहीं देते थे, अपनी तरफ से उन्होंने कोई चीज़ नहीं की। उनके सारे परफॉर्मेंसेस को अलकाजी साहब ने बनाया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अलकाजी साहब मनोहर सिंह से कहते थे कि सीधा हाथ उठाओ और दीवार पे रखो, और मनोहर अगर पूछता क्यों, तो कहते कोई बात नहीं, चुप रहो, हाथ रखो बस वहाँ पे। और उसको देख के पता चल जाता था कि वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये पोस्चर और ये पोस्चर दो अलग अलग चीज़ें कन्वे करता है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि अपना सिर नीचे करो, मनोहर यहाँ पे अपना सिर झुकाओ बस, क्यों समझाने की तकलीफ नहीं करते थे। मुझे देखते देखते समझ में आती थी बात कि भाई सिर को यूं करने से पूरे बदन का पोस्चर बदल जाता है, या सिर को यूं रखने से बदन का पोस्चर भी बदल जाता है। तो उस तरह के एक्टर ही अलकाजी साहब को पसंद थे। लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने उन एक्टरों को पूरी तरह से तैयार नहीं किया
हर एक चीज़ का सामना करने के लिए। मैं अपनी एक्टिंग की डेवलपमेंट का सेहरा अलकाजी साहब के सर नहीं रखता। थिएटर की मेरी सेंसिबिलिटी का ज़रूर, मेरी समझ का, स्टेजिंग का, मिज़ॉन-सेन का, सेटिंग का, ये सब चीज़ें अलकाजी साहब ने मुझे बख्शी, एक्टिंग नहीं। उन्हें एक्टर में दिलचस्पी नहीं थी, वो सिर्फ चाहते थे कि जिस तरह का उनकी जहन में तस्वीर है एक्टर वैसी ही करके दे। उन्हें सवाल पूछने वाले एक्टर पसंद नहीं थे, इसीलिए वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। उनको लगता था मैं बहुत बदतमीज़ हूँ, मुँह फट वगैरह हूँ। शायद मैं था भी, 20 साल का तो था मैं, लेकिन वहाँ की एक्टिंग की क्लासेस भी जो थीं उनसे भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। जो हासिल हुआ वो तजुर्बा, एक्टिंग कर करके, हर साल 4-5 नाटक करके, जो उससे पहले मतलब मैंने 2 साल में एक नाटक किया होता था स्कूल में। वो स्टिम्युलेशन और वो तजुर्बा जो कि हर एक एनएसडी के एक्टर को मिलता है, लेकिन उस तजुर्बे को डिस्टिल करके उसका एसेंस समझने की बात जो है वो एनएसडी में अब भी नहीं होती। मुझे लगता है अब भी एनएसडी में कुछ ऐसे लोग एक्टिंग पढ़ाते हैं जिन्होंने एक्टिंग की नहीं है ज़िंदगी भर में। अभी परसों नरसों मोहन अगाशे ने हमसे एक बात कही कि ये जो पॉपुलर सिनेमा है, इंडस्ट्रियल सिनेमा है, कमर्शियल सिनेमा है, आप सोचते हैं कि वो मनोरंजन दे रहा है बस खाली, लेकिन वो कहीं आपके सबकॉन्शियस में जाकर अपना काम करता है। बिल्कुल। तो आप भी कम्युनिकेशन के बिज़नेस में, एंटरटेनमेंट के बिज़नेस में जिस एक तरह के सिनेमा को डिस्कार्ड करते हुए दूसरे सिनेमा को एंडोर्स करते हुए आखिरकार ये सब कुछ हमारे या फेलो सिटीजन्स के सबकॉन्शियस को शेप कर रहा है। तो अगर वक्त ख़राब होता है तो कहीं उसके हम भी हिस्सेदार होते हैं। बिल्कुल हिस्सेदार हैं। इसीलिए जो चीज़ सबवर्सिव है उससे हमें बच के रहना ही चाहिए। सीधी सी बात यह है। कहीं पर, जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक एक्टर की पॉलिटिकल बिलीफ्स उससे दिखती हैं कि वो किस तरह का काम चुनने के लिए करता है। अब मैं अगर नाटक कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए कि मेरी समझूं कि मेरी जिम्मेदारी है कि जो हमारी आज की सच्चाई है उसको मैं पेश करने की कोशिश करूं। अगर उस सच्चाई को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है तो मुझे उस चीज़ का हिस्सा होना नहीं चाहिए। और एक सबवर्सिव एलिमेंट जो है ही हमारी फिल्मों में, हमारी टेलीविज़न में ज़्यादा, कि जितना पीछे ले जा सकते हैं आप बिलीफ्स को उतना ले गए हैं हमारे सीरियल्स। ये बहुत बड़ा मौका गवा दिया है हमने। या जो लोग इस एजेंडा को मानते हैं उनको लगता है कि बहुत उन्होंने प्रोग्रेस कर ली है, कि इस तरह की जो ख्यालात दफन हो चुके होने चाहिए थे अब तक, वो दोबारा जाग उठे हैं। ये सारी बातें जो रिग्रेसिव मानी जाती थी वो अब एक्सेप्टेबल हो गई हैं इन टेलीविज़न सीरियल्स और इन कुछ फिल्मों के ज़रिए। वो तो होता ही रहेगा। हमें उनका तोड़ ढूंढना है। उनको तो हम रोक नहीं सकते, उनके पास ताकत ज़्यादा है, ज़ोर ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है। उनका तोड़ हमें ढूंढना है किसी तरह और उसका तोड़ पेश करना है। मुझे याद आता है कि जब मैंने फ़िल्मों में एक अलग रुचि विकसित करना शुरू की तो आपकी फ़िल्में और हमारे एक दोस्त जिनके कमरे के अंदर दीवार पर एक आपका फ़ोटो और जिसमें लिखा हुआ था कि ही हु डोंट लव नसीर कैन नॉट एंटर दिस हाउस। वहाँ से लेकर फिर मैं देखता हूँ कि आपने ये जो ब्लूबेरी हंट जैसी फ़िल्म क्यों की? आपको पूछना चाहिए था कि मैंने डर्टी पॉलिटिक्स जैसी फिल्म क्यों की। पैसा बनाने के लिए। ब्लूबेरी हंट आपने देखी है? जी जी। क्यों देखी आपने? भाग आया उठ के। मैंने इसलिए की कि आपने देखी। नहीं वो देखिए, मैं बहुत हौसला अफजाई करने की कोशिश करता हूँ उन फिल्मों की जो मुझे लगता है कि मुश्किल हालात में बनाई जा रही हैं। ऐसी बहुत फिल्में मैंने की हैं अपनी शुरुआत में। 3.5 लाख रुपए की फिल्में, जैसा कि आपको मालूम है, एल्बर्ट पिंटो, सजाए मौत, आक्रोश, जाने भी दो यारो वगैरह, सब बिल्कुल मतलब हैंड टू माउथ वाली फिल्में थी। बड़ी मुश्किल से वो बन पाई उन पैसों में। 3.5 लाख
में पूरी एल्बर्ट पिंटो बनी, आज 3.5 लाख एक दिन का खर्च है। ब्लूबेरी हंट मुझे बताया गया कि ये बहुत ही कम पैसों में बनने वाली है और टेप पर, वीडियो पर शूट होने वाली है और 25 लाख में वो बनने वाली थी वो फिल्म, ऐसा उसके बनाने वाले ने मुझे बताया। जब मैंने हाँ कर दी उस फिल्म के लिए और स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे अच्छी खासी लगी, कुछ मुझे खामियां लगी, लेकिन मैंने सोचा कि उसने भी पढ़ी होगी, उसको भी ये खामियां शायद सूझी होंगी, इनको शूटिंग के वक्त ठीक कर देंगे। मैं जब शूटिंग करने पहुंचा तो मुझे पता चला कि 25 लाख से तो कहीं ज़्यादा के बजट की फिल्म है ये। और फिर वो कहने लगा कि नहीं, वो आपने हाँ कह दी तो थोड़े से कुछ इंटरेस्ट जागी, तो मुझे थोड़े पैसे ज़्यादा मिल गए। तो मैंने कहा ठीक है, चलो मिल गए, अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादा पैसे मिलने के बावजूद उस फिल्म मेकर को इतनी भी समझ नहीं थी कि एक इतनी ग्लेयरिंग गलतियाँ जो उस स्क्रिप्ट में थी उनको भी ठीक कर सके। और फिर वो बहुत ही अनप्लेजेंट तजुर्बा रहा कि मैं उसको सुधारने की कोशिश करता रहा और वो अड़ा रहा कि नहीं, ये तो इसी तरह होगा, और इसीलिए वो इस तरह की खिचड़ी सी बन गई जो बनी। मैंने उसको पूरा अभी तक देखा भी नहीं है उस फिल्म को, क्योंकि उसको बनाते वक्त ही मैंने हथियार डाल दिए थे और मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन उसको मुकम्मल करना मैंने अपना फ़र्ज़ समझा, इसीलिए उसको मैंने मुकम्मल किया। अब गलतियां हो ही जाती हैं ना, और भी कई गलतियां की हैं मैंने ब्लूबेरी हंट के अलावा। इंसान गलतियों का पुतला है। थिएटर, सिनेमा, क्रिकेट, लिखना, पढ़ना, इसके अलावा हम देखते हैं कि आपको ऑडियो बुक्स यानी कि टेक्स्ट को रीडिंग अलाउड, इसका भी बड़ा एक नैक है और शौक़ भी है। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि हिंदुस्तान की जितनी रिच लिटरेरी ट्रेडिशन है, उसमें हम लोगों के इस 125 करोड़ के देश में, इन अगर आज़ादी के बाद के ही बरसों को गिन लें, कोई एक आदमी ऐसा नहीं मिलता जो लिटरेचर को पढ़कर प्यार से लोगों तक पहुंचाने का एक मुहिम जैसा चलाया हुआ है, जैसा कि पाकिस्तान में हम ज़िया मोहिउद्दीन को देखते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसे लोग हैं यहाँ। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर जमील गुलरेज़ हैं जो यूट्यूब पर बहुत कुछ करते हैं और वैसे भी स्टोरी रीडिंग्स वगैरह करते रहते हैं। तो कुछ कोशिशें हैं, हम अपनी तरफ से भी कर रहे हैं। राजेंद्र गुप्ता भी एक चौपाल नाम की एक हर हफ्ते रखते हैं, अतुल तिवारी भी करते हैं। तो लोग कोशिश कर रहे हैं, दिलचस्पी दिखाने वाले नहीं हैं ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दिलचस्पी रखने वाले हों या ना हों, ये तो हमें करते रहना है, ताकि कम से कम हम एक बैकग्राउंड तो बना सकें ना आगे आने वाले लोगों के लिए। अगर श्याम बेनेगल से पहले सत्यजीत रे ना आए होते तो श्याम बेनेगल शायद अंकुर ना बनाते। सत्यजीत रे और मृणाल सेन से पहले अगर वी शांताराम ने वो ब्लैक एंड वाइट फिल्में ना बनाई होती 40s में 50s में, जो बहुत ही प्रोग्रेसिव किस्म की फिल्में थी वी शांताराम की, अबाउट विडो री मैरिज, अबाउट चाइल्ड मैरिज वगैरह वगैरह, अबाउट विमेंस एजुकेशन, अब्बास साहब ने वो फिल्में ना बनाई होती अगर, आसमान महल, शहर और सपना, 11,000 लड़कियां, ब्लैक एंड वाइट, सॉन्गलेस, तो शायद वो 70s का मूवमेंट चलता ही नहीं। उसी तरह अगर श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, केतन मेहता ना रहे होते तो शायद आज अनुराग कश्यप और विक्रमादित्य मोटवानी और ये सारे जो नौजवान फिल्म मेकर्स हैं जो दम लगा के हिस्सा और बरेली की बर्फ़ी और आगरा की अनारकली ऑफ आरा वगैरह जैसी फिल्में बना रहे हैं, वो शायद ना बना रहे होते। तो इट्स द सेम थिंग हियर। हम जो हमसे हो रहा है हम कोशिश कर रहे हैं। जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं स्टोरी रीडिंग करने की कोशिश करता हूँ, लोगों को सुनाने की कोशिश करता हूँ। जमील गुलरेज़ साहब तो ऑलमोस्ट हर हफ्ते में 6 दफ़ा करते हैं ये, और भी कई लोग हैं। तो एक बीज तो डाल ही दिया है हमने, देखें वो कब दरख्त बनता है। अब हम करीब करीब बातचीत के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। नसीर साहब, अब अगर यहाँ आपको ऐसा लगता हो कि कोई एक ऐसा सवाल जो मुझे आपसे पूछना ज़रूर चाहिए था और मैंने नहीं पूछा और आप उसका जवाब देना चाहते हैं तो अभी दे सकते हैं। नहीं, अगर कोई ऐसा सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो पूछ ही दीजिए। ये मुझसे ज़रूर पूछा जाता है कि अगर मैं कमर्शियल फिल्मों को इतना
नापसंद करता हूँ तो उनमें काम क्यों करता हूँ? सच बात तो यह है कि जब मैंने एक्टर बनने के ख्वाब देखे थे 12-13 साल की उम्र में, तो मैं सीरियस एक्टर तो नहीं बनना चाहता था। मैंने तो ये नहीं देखा था कि मैं पार जैसी फिल्म करूँगा या पेस्तनजी या स्पर्श। मैं तो रॉबिन हुड बनना चाहता था, मैं तो तलवारबाजी करना चाहता था घोड़े पर, मैं तो आके काउबॉय की तरह ये सब करना चाहता था। मैं एक्टर तो इसलिए बनना चाहता था, मैं अपनी पर्सनैलिटी की कमियों को ढकने के लिए, वो अलग बात है, लेकिन उनको ढकने के लिए ये तो बहुत ही बढ़िया तरीका था कि घोड़े पर बैठ के मैं किसी दिन तो कोई भी इंसान जो एक्टर बनता है वो इसीलिए बनता है कि वो चाहता है कि लोग उसकी तरफ देखें, वो चाहता है कि लोग उसकी बात सुने, उसे पसंद करें, उसे दौलत मिले, शोहरत मिले। वो कला की सेवा करने के लिए थोड़ी एक्टर बनता है। तो मेरा कभी ये कहना नहीं था कि मैं कमर्शियल फिल्मों में काम नहीं करूँगा। मैं हमेशा करना चाहता था। जिस वक्त मेरे पास काम नहीं था मैं तो कोई भी रोल कर लेता। जोगिंदर मुझे कोई अपनी फिल्म में रोल देता तो वो भी मैं कर लेता। इत्तेफाक की बात कि श्याम बेनेगल साहब ने मुझे मुख्य भूमिका दी अपनी फिल्म में, ये मेरी करनी नहीं थी, ये तो यूनिवर्स की कॉन्स्पिरेसी थी कि मेरी शुरुआत निशांत जैसी फिल्म से हुई, फिर मंथन, फिर गोधूली, फिर भूमिका, फिर जुनून, सारी संजीदा फिल्में। फिर मुझे मौका मिला राजश्री की फिल्मों में काम करने का, जिनमें गाने वाने गाने थे और जो जिनकी मैंने तैयारी बिल्कुल नहीं की थी। गलती की बहुत बड़ी कि मैंने उसकी तैयारी नहीं की थी, क्योंकि मुझे लगा कि गाने वाना गाने में क्या जाता है, वो तो हम वैसे भी, हम तो ट्रेन पर जाते जाते भी गा लेते थे, इसमें गाने में क्या है। ये बहुत बड़ी गलती थी और मैं बहुत नाकाम रहा। मैं कामयाब होना चाहता था उस तरह की फिल्मों में, इसीलिए अब तक मैं मतलब डर्टी पिक्चर तक मैंने की, 10 साल भी नहीं हुए उसको, क्योंकि मैं वो करना चाहता था। मैं हीरो बनना चाहता था तो कौन नहीं बनना चाहता। ये तो मुझे एहसास था कि शम्मी कपूर जैसा हीरो तो मैं नहीं बन सकता, लेकिन अपने तरह का शायद बन जाऊं। तो मैंने कोशिश की और वो कोशिश के दौरान मुझे पता चल गया कि भाई ये मेरे मिजाज से मेल नहीं खाती ये फिल्में, चाहे वो कर्मा हो, चाहे वो कोई भी हो, चमत्कार हो, जो कामयाब भी हुई, त्रिदेव वगैरह जो कामयाब हुई और जिनका मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे करियर को उन्होंने बढ़ाया, कुछ और पैसे वैसे मुझे मिलने लगे, लेकिन मज़ा नहीं आया उन फिल्मों में मुझे, और ना मैं उनमें अच्छा काम कर पाया। लेकिन इसी कोशिश में कि इसका तोड़ क्या है, ऐसी फिल्मों में ये कैसे, ये बच्चन साहब और दिलीप साहब, बलराज साहनी साहब, ये कैसे कर लेते हैं इस तरह का काम, मैं कभी नहीं कर पाया। जिसकी तलाश मुझे आज तक है, वो मेरी समझ में नहीं आई वो बात। जिन फिल्मों में सच्चा किरदार बनना था वो फिल्में मेरे मिजाज से मेल खाती थीं और उनमें मुझे ज़्यादा कामयाबी मिली। बॉक्स ऑफिस से ना सही, पर अपने सेटिस्फैक्शन की तरफ से, स्पर्श जैसी फिल्म से, मासूम जैसी फिल्म से, आक्रोश जैसी फिल्म से, मिर्च मसाला जैसी फिल्म से, पेस्तनजी जैसी फिल्म से। और मज़े की बात यह कि जब त्रिदेव बहुत कामयाब हुई तो मुझे बहुत लोग मिलते थे जो कहते थे कि आपकी वो आर्टिस्टिक फिल्में बड़ी अच्छी होती थी जी, बड़ी अच्छी हो, आप ये कमर्शियल फिल्में क्यों करते हो? तो मैं पूछता था, अच्छा आपने पार देखी है? नहीं। तो आपने स्पर्श देखी है? नहीं, वो भी नहीं। आपने आक्रोश? नहीं, वो तो नहीं देखी। तो मैंने, आपने त्रिदेव देखी है ना? हाँ। और आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्यों करता हूँ त्रिदेव जैसी फिल्म। आप देखते हो इसलिए मैं करता हूँ। तो ये मेरी कोशिश थी और इस तरह मैं जस्टिफाई करता हूँ इस बात को, क्योंकि मनोरंजन भी एक वैलिड मकसद है। सिर्फ मनोरंजन करना ही सिनेमा का हालांकि काम नहीं है, लेकिन मनोरंजन देना भी एक वैलिड मकसद है और मनोरंजक फिल्में मुझे खुद बहुत पसंद हैं। देखिए, जो लोग ये सवाल पूछते होंगे वो उनका नज़रिया है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी सवाल पूछ सकते हैं कि जिस तरह की फ़िल्म आपको बनानी है उसको आप खुद क्यों नहीं बनाते, जिसमें आपको वो परफेक्शन भी मिल जाए जिसकी आपको मैंने कोशिश की थी, मैं बिल्कुल उसमें नाकाम रहा। गलती ये की, मैंने सोचा कि ये काम आसान होगा करना। आसान बिल्कुल नहीं था।
मैंने उसको ज़रा हल्के तरीक़े से अप्रोच किया, जो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। और अफसोस ये है कि वो फिल्म हमेशा रहेगी और 100 साल बाद भी देखी जाएगी। तो शायद एक और फिल्म मुझे बनानी पड़े अपने रिकॉर्ड से ये धब्बा मिटाने के लिए। मुझे सलाह मशवरा करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया मैंने। बहुत बड़ी गलती थी। परफेक्शंस के साथ बनेगी या नहीं पता नहीं, लेकिन कम से कम मुझे तो सेटिस्फाई करनी चाहिए। जो फिल्म मैंने बनाई उसने मुझे भी सेटिस्फाई नहीं किया, दूसरों का तो क्या कहना। बहुत बहुत शुक्रिया नसीर साहब, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। ये थे आपके प्रिय अभिनेता नसीरुद्दीन शाह प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर। और इस हफ्ते जो प्रतिक्रियाएं आपकी हम तक पहुंची हैं उनमें से एक प्रतिक्रिया फ़िलहाल आपके लिए।